हेलो दोस्तों, स्टेट ट्रांस 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश जीके में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान आज ये हम डिस्कस करेंगे। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमपी में राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एमपी में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या यहाँ पे देख लो। ये एमपी में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान तो यहाँ पे ये टोटल 11 है। ठीक है, एमपी में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 11 है। और अभयारण्य की बात करें तो अभयारण्य कितने हैं, अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य तो अभयारण्य टोटल कितने हैं, 31 है। कितने हैं, 31 है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान है 11, अभयारण्य 31 और टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में संचालित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है टोटल कितने हैं, एमपी में 7 है। ठीक है, टीपी जिसको बोलेंगे हम टाइगर प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, 7। ठीक है, पहले 6 थे, अभी कितने हैं, 7 है। तो आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो देखें स्टार्ट करें राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें पढ़ना क्या है आपको, सबसे पहले ये बता दूं आपको कौन कौन से पॉइंट है जो आपको से याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे 4-5 पॉइंट रहते हैं, बहुत ज्यादा से पॉइंट नहीं होते हैं। अब सबसे पहला इसका क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र मतलब उसका एरिया, वो कौन से क्षेत्र में है, एमपी के किस जिले में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है कहां पर है, कटनी और उमरिया। मेन जो सबसे मेन है का 90% वो कहां पर है, उमरिया में है। इसलिए कहीं कहीं किसी किसी बुक में केवल उमरिया लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और कहीं कहीं किसी बुक में उमरिया और कटनी दोनों लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से उमरिया और कटनी दोनों में इसका विस्तार है, लेकिन ज्यादातर विस्तार कहां पर है, उमरिया में है। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जिला कौन सा आएगा, उमरिया। उमरिया, ठीक है, ये उमरिया जिला प्लस क्या है, कटनी। ठीक है, कटनी, कभी आपको केवल उमरिया मिलेगा या कटनी भी शामिल मिल सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों ही सही है। अब फिर दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, ये हम देखें तो ये 1968 में हुई थी। यहाँ पर मैप में देखो, ये एमपी का मैप है और यहाँ पे उमरिया कटनी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, केवल बांधव लिखा हुआ है क्योंकि जगह कम थी, इसलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे इसकी स्थापना है, रेड कलर में लिखा है 1968। कब हुआ, 1968, 1968 में। तो यहाँ पे ये 1968। ठीक है, इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक, अब देखें यहाँ पे घनत्व। तो घनत्व की बात करें हम तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व है। एमपी में बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर है, तो उमरिया में, जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार से कभी कभी से आता भी है, आता रहता है, कई एग्जाम में आया भी है कि एमपी में बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो आपका आंसर रहेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है, उमरिया प्लस कटनी। ठीक है, तो बाघों का घनत्व सर्वाधिक बाघ घनत्व। ठीक है, टाइगर का घनत्व सबसे ज्यादा है। तो ये है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खास करके याद रखना है। ठीक है, ये उसके बाद में जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें इसकी एक खासियत है कि यहाँ पे सफेद शेर, बहुत से कि जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट है इनमें सबसे ज्यादा सफेद शेर कहां पर मिलेंगे आपको, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, तो बांधवगढ़
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में अब देखें इसका एरिया, मतलब कितने क्षेत्रफल में फैला है, कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल की बात करें हम तो 448.98। ठीक है, 448.98 मतलब कितना है 448.98 मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं 449 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद इसको हटा लो, क्योंकि ये 5 से अधिक है तो इसको हटा लो, और यहाँ पे कितना कर लो 9 कर लो। तो इसको हमें याद रखना है कितना, यहाँ पे 449 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्षेत्रफल को याद रखेंगे। अब लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन ये है और उत्तर क्या रहेगा आपका, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। ठीक, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो 32 पहाड़ियां यहाँ पे मैंने लिखी है, ये देखो यहाँ पे 32 पहाड़ियां। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये लेके अपनी जो कॉपी है उसमें सेम ऐसा कैसा बना के आप रख लें, ताकि बार बार देखते रहें। तो उससे क्या है कि आपको हर चीजें, पूरी चीजें ऐसी कैसी माइंड में रहेगी, मतलब इसका फोटो आपके माइंड में रहेगा, जिससे आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट अध्ययन किया। अब यहाँ पे ये देख लें, एक और पॉइंट है इसका लास्ट, पूरा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया, लेकिन उस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन कौन से वन्य जीव आते हैं, कौन कौन से वन्य जीव रहते हैं वहां पे। तो सबसे पहला बाघ, क्योंकि बाघ तो है, ठीक है, बाघों का गणना तो सबसे ज्यादा, तो बाघ यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बाघ वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीव कौन से हैं, बाघ ले लो, उसके बाद में चीतल, ठीक, उसके बाद तेंदुआ, ठीक है, उसके बाद में शेर। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे, सांभर आ गया, सांभर भी इसमें से रहता है। ठीक है, सांभर। तो इस तरीके से और भी से वन्य जीव रहते हैं, लेकिन खास तौर पे ये रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा घनत्व तो बाघ का है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये चीतल, तेंदुआ, ये भी से वहां पे रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, उसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। वो ये है, क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और प्रश्न पूछा गया था एसएससी में, एमपी में सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वन्य जीव कौन सा है। ठीक है, एमपी के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वन्य जीव कौन सा है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा चीतल। ठीक है, ये है, तो ये ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है एमपी में। ठीक है, जितने राष्ट्रीय उद्यान में है उसमें 90% राष्ट्रीय उद्यान में चीतल आपको मिलेगा ही मिलेगा, पाया जाता है। ठीक है, चीतल के बाद में सेकंड नंबर पे जो संख्या में आता है वो है सांभर। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, सांभर। चीतल ये है फर्स्ट नंबर पे, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है, उसके बाद फिर ये पाया जाता है। ठीक है, संख्या में। तो इस टाइप से यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एमपी का सबसे बड़ा भी है, सबसे पहला भी है। और इसके अंतर्गत एक परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, जो अमेरिका के एक नेशनल पार्क सर्विस की सहायता से वहां पे स्टार्ट की है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में पूरा डिटेल देखें हम। ठीक है, इसके बाद में देखें दोस्तों, यहाँ पे अब जो नेक्स्ट हमारा दूसरे नंबर का
राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये उद्यान है। अब ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत अच्छे तरीके से देखें इसको। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहली बात है तो देखो यहाँ पे जिला किस जिले में है, क्षेत्रफल, रैंक, वन्य जीव कौन से है, परियोजना उसमें संचालित की जा रही है कौन सी, पार्क इंटरप्रिवेशन, और घाटियां कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने पॉइंट, बस 5-6 पॉइंट ये याद रखना है, बाकी कोई खास उतना बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, इनमें से ही आता है। लेकिन स्टूडेंट इनमें ही गलती कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल से की है लेकिन सिंपल समझना नहीं उतना ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल समझने की वजह से ही स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं रख पाते और भूल जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखें यहाँ पे विथ मैप, ठीक है, विथ मैप आप अच्छी तरीके से बस यहाँ पे फोकस करें, बहुत कम टाइम में आपको पूरा सब याद होगा ये सब, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखें हम जिला, किस जिले में है, किस एरिया में है, ठीक है, क्या, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए यहाँ पे मैप में यहाँ पे देखो बालाघाट और ये मंडला है, ठीक है। तो इसका जो 90% भाग है कहाँ पे, मंडला में है, इसलिए अधिकतर बुकों में केवल मंडला ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, मंडला लिखा हुआ मिलेगा, और किसी किसी सिर्फ बुकों में मंडला और बालाघाट दोनों मिलेगा, लेकिन कहाँ पर है, मंडला में, ठीक है। थोड़ा क्षेत्रफल बालाघाट में भी है इसका। तो देखें यहाँ पे एरिया कौन सा है, मंडला प्लस बालाघाट, ठीक है, मंडला प्लस बालाघाट। तो यहाँ पे लिख लें मंडला प्लस बालाघाट, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका एरिया है। उसके बाद फिर हम देखें इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में कितना क्षेत्रफल है। तो ये 940 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 940 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 2 पॉइंट आप पे कंप्लीट हुए। उसके बाद जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट पे देखें यहाँ पे इसकी रैंक का मतलब होता है कि एमपी में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इसकी कान्हा की इसकी राष्ट्रीय उद्यान की रैंक क्या है, कौन से स्थान पे आता है क्षेत्रफल में, और सबसे पहला कौन सा था। तो यहाँ पे आपको बता दूं, रैंक इसकी बात करें तो एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कान्हा की राष्ट्रीय उद्यान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्योंकि 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, काफी बड़ा है, ठीक है। 940 वर्ग किलोमीटर मतलब बहुत बड़ा होता है। तो ये है, और इसकी तुलना में बाकी जितने भी है वो सब क्या है, एरिया में कम है, क्योंकि इतना एरिया 940 वर्ग किलोमीटर और किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको प्रथम स्थान मिला है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, यहाँ पे लिख रहा हूं सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। हम बात कर रहे हैं एमपी की, ठीक है, इसलिए एमपी में जितने राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे बड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखें कैसे कि ये ऐसे ना समझने की मानो से देश में सबसे बड़ा, देश में सबसे बड़ा नहीं, ये एमपी में सबसे बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हम बात करें कि ये जितने राष्ट्रीय उद्यान बने उनमें सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान इसी को बनाया गया था, किसे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी इसको बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, रैंक में सबसे बड़ा भी है और सबसे पहला भी है, ठीक है। तो बड़े में इसका जो एरिया है ये भी आपको याद रखना है, कभी ये भी आ सकता है, ठीक। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वन्य जीव। यहाँ हर राष्ट्रीय उद्यान में कोई न कोई वन्य जीव अवश्य होता है, ठीक है, क्योंकि उनके संरक्षण के लिए ही बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, तो शासन द्वारा चिन्हित ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी जीव के संरक्षण हेतु उसको चिन्हित किया गया हो, ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान होता है। तो यहाँ पर वन्य जीव कौन सा है, तो वन्य जीव आपको बता दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना इसको, और वो है ब्रेडरी जाति का, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेडरी लिख दे रहा हूं मैं, ब्रेडरी प्रजाति। ब्रेडरी प्रजाति का क्या है, बारहसिंगा,
ठीक है, बारहसिंगा, बारहसिंगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे वन्य जीव है, कौन सा है, बारहसिंगा है। कौन सी प्रजाति का है, तो ब्रेडरी प्रजाति का है। ठीक है, तो ये ब्रेडरी प्रजाति बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि इसके बारे में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, किस प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। तो कौन सी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, परियोजना। अब परियोजना यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दी है, और क्या नाम है यहाँ पर जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें एक परियोजना संचालित की जा रही है, और वो परियोजना कौन सी है, क्या नाम है, तो यहाँ पे लिखा है पार्क इंटर प्रिवेशन। परियोजना का नाम क्या है, पार्क इंटर प्रिवेशन। ठीक है, प्रिवेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये परियोजना है। ये परियोजना किसके माध्यम से या किसकी मदद से संचालित की जा रही है, किसकी मदद से ये प्रारंभ की गई, तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो परियोजना संचालित की गई या प्रारंभ की गई, ये अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस की मदद से, फिर से सुने, अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस की मदद से ये परियोजना प्रारंभ की गई। कहाँ पर, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब उसके बाद में एक और पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी मान लो से राष्ट्रीय उद्यान है, उनको से संचालित करने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सारी जो व्यवस्था है वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, इतना याद रखना आपको। तो इस तरीके से ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा कंप्लीट हुआ। और लास्ट पॉइंट, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का आखिरी पॉइंट है घाटी। इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, क्या है, घाटी। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में कुछ घाटियां हैं जिनका नाम दिया गया है और उनसे जुड़े प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी घाटी है, तो बंजर और हालो घाटी। कौन सी, बंजर एवं हालो घाटी। ठीक है, हालो घाटी। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, इस घाटी का नाम। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, संभावना नहीं बल्कि आ चुका है, इसलिए 100% इसकी संभावना रहती ही है आने की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसको यहाँ पे लिया है मैंने। तो अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कि 2 राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत इंपॉर्टेंट थे एमपी के, हमने कंप्लीट किए। ठीक है, और इनको ही अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। उसके बाद में हम बढ़ेंगे यहाँ पे अगले राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और वो कौन कौन से है, कहाँ पर है, ये पूरा देखेंगे। तो बाकी के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। अगली जो क्लास से इसकी राष्ट्रीय उद्यान संबंधी सेकेंड पार्ट होगा, उसमें सारे राष्ट्रीय उद्यान हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बहुत इंपोर्टेंट थे, इसलिए हमने बहुत विस्तारित रूप से एक एक पॉइंट पूरा देखा। क्योंकि इसी में यदि हम दूसरे सारे कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है वीडियो काफी थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए हम इसको दूसरी सेकेंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि से आपको ये पूरा क्लियर हुआ हो अच्छी तरीके से, तो आप लाइक जरूर कर लें वीडियो को, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।